हेलो। हेलो। अब यहाँ पे हम करते हैं अपना डिजाइनिंग ऑफ मेंबर्स। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं डिजाइनिंग ऑफ मेंबर की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। डिजाइनिंग ऑफ मेंबर। तो डिजाइनिंग ऑफ मेंबर में सबसे पहले हम किस चीज की शुरुआत करेंगे। हमारे पास में यहाँ पे मेंबर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि टेंशन मेंबर हो गया, एक हमारे पास क्या रहेगा, टेंशन मेंबर रहेगा। एक हमारे पास में यहाँ पे क्या रहेगा, कंप्रेशन मेंबर रहेगा। ठीक है। तो डिजाइनिंग ऑफ मेंबर में हमारे पास में क्या है, टेंशन मेंबर भी है, कंप्रेशन मेंबर भी है। ठीक। इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे कई तरह के मेंबर्स रहेंगे। मैं यहाँ पे जो अब डिजाइनिंग देख रहा हूं, तो पहले मैं ले लेता हूं टेंशन मेंबर की। पहले मैं ले लेता हूं अपनी किसकी, टेंशन मेंबर की। देन फिर अपने हम आगे करेंगे कंप्रेशन मेंबर्स पे। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से फिर बाद में हमारे पास में आता है फ्लेक्चर मेंबर, यानी कि बीम्स भी आ जाती हैं। तो पहले टेंशन मेंबर में अगर बात करता हूं, तो डिजाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो टेंशन मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेसेस जो हैं, आपको पता ही है कितने थे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो पहला मैं यहां पे लेकर के चल रहा हूं, सबसे पहला यहां पे रहेगा मेरा सबसे पहला कौन सा है, इसमें मैं सबसे पहला केस लूंगा एक्सियल कंप्रेशन का। देखो यहां पे भी ना हमारे पास में कुछ केसेस बनते हैं। टेंशन मेंबर भले ही मेरे पास में है, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, टेंशन मेंबर का ले रहा हूं। तो टेंशन मेंबर में मैं एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन वो चीज जो है वो कंसिडर करूंगा पहले। देन बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन जो है मैं वो यहां पे कंसिडर करूंगा। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं अपना टेंशन मेंबर। सबसे पहले क्या ले रहा हूं, मैं टेंशन मेंबर ले रहा हूं, और उसके अंदर फिर फर्दर ये केसेस मेरे पास में जो है वो आ जाएंगे। डिजाइनिंग ऑफ मेंबर। तो ये जो मेंबर है ये भी हमारे पास में कई तरह के होते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, टेंशन मेंबर रहेगा, कंप्रेशन मेंबर रहेगा, फ्लेक्चर मेंबर रहेगा, है ना। तो ये हमारे मेन मेंबर्स हैं जिनका हमें डिजाइनिंग करना है, टेंशन, कंप्रेशन और अपना फ्लेक्चर मेंबर। इनका डिजाइनिंग जो है हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन वाले में जब हम शुरुआत करेंगे, तो टेंशन वाले में हमारे पास में ना कई पार्ट्स आ जाते हैं। किस तरह के कई पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक हमारे पास में रहेगा एंगल सेक्शन वाला केस। ठीक, बहुत क्वेश्चन आता है एंगल सेक्शन के ऊपर भी। उसी तरीके से फिर हमारे पास में आगे कुछ केसेस जो हैं वो आ जाएंगे, तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, चलिए। तो टेंशन मेंबर, एक बार देख लो। तीन तरह के होते हैं, और वही चीज शुरू में भी मैंने आप लोगों को जो है बताई थी। मैंने वहां पे आपको बताया था कि डिजाइनिंग जो है, जो भी हम कर रहे होते हैं, मैंने आपको टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर और फ्लेक्चर मेंबर के बारे में शुरू में जो हमारे कुछ लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज की डिजाइनिंग होती है, वो मैंने वहां पे आपको डिस्कस किया था। अब हम डिटेल में जा रहे हैं। तो मैं यहां पे अगर सबसे पहले बात करूंगा टेंशन मेंबर की, तो पहला मेरे पास में यहां पे है टेंशन मेंबर। ठीक है।
नेक्स्ट फिर मेरे पास में है यहां पे कंप्रेशन मेंबर। एंड यहां पे फिर मेरे पास में एक है फ्लेक्चर मेंबर। फ्लेक्चर मेंबर तो ये हमारे पास में है। तो सबसे पहले की मैं शुरुआत कर रहा हूं टेंशन मेंबर की, और टेंशन मेंबर में भी मैं दो केसेस लूंगा, एक एक्सियल कंप्रेशन एक्सियल टेंशन वाला, एक बेंडिंग कंप्रेशन एक बेंडिंग टेंशन वाला। तो एक एक्सियल वाला लूंगा और एक अपना क्या लूंगा, बेंडिंग वाला जो है मैं केस यहां पे अपना लूंगा। फिर उसी तरीके से मैं यहां पे आगे समझूंगा शेयर स्ट्रेस के बारे में, बियरिंग स्ट्रेस के बारे में, ये सब चीजें मैं यहां पे जो है वो समझता हुआ चलूंगा। ठीक। अच्छा अब देख लो टेंशन मेंबर कैसे करते हैं यहां पे हम। पहला केस एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन। पहला मैं क्या ले रहा हूं, एक्सियल कंप्रेशन ले रहा हूं, और एक मैं अपना क्या ले रहा हूं यहां पे एक्सियल टेंशन जो है वो ले रहा हूं। ये मेरा सबसे पहला केस रहेगा, किसके अंदर रहेगा, टेंशन मेंबर के अंदर जो है रहेगा। परमिसिबल स्ट्रेसेस जो है हम यहां पे निकाल रहे हैं। अभी देखो मैं यहां पे आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस निकाल के बताऊंगा। अगर मैं यहां पे एक्सियल टेंशन में हूं और एक्सियल कंप्रेशन में हूं, तो मैं यहां पे एक नाम दे देता हूं इन्हीं परमिसिबल स्ट्रेसेस को। क्या नाम देता हूं, लेट्स से कि सिग्मा एटी और सिग्मा एसी, ये दोनों है, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी है 0.6 एफ वाई। वहीं पे वेयर सिग्मा एटी इक्वल्स टू, ये क्या होगा मेरे पास में, अलाउेबल एक्सियल टेंशन, अलाउेबल एक्सियल टेंशन। और उसी तरीके से अगर मैं सिग्मा एसी की बात करूं, तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये होगा अलाउेबल एक्सियल कंप्रेशन। तो एक मेरे पास में सिग्मा एटी अलाउेबल एक्सियल टेंशन, और एक मेरे पास में यहाँ पे अलाउेबल एक्सियल कंप्रेशन, ये दो वैल्यूज मेरे पास में जो है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे सिग्मा ए की बात करूं, सिग्मा ए मेरे पास में क्या है, जैसे मैं अलाउड की बात करूं यहाँ पे, तो टी टेंशन के लिए सी कंप्रेशन के लिए, तो अगर मैं सिग्मा ए, सिर्फ सिग्मा ए पे फोकस करूं कि सिग्मा ए जो है ये निकाला कैसे जाता है, अगर मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करूं तो वो देखिए, तो जो अलाउेबल स्ट्रेस मेरे पास में होता है, यानी कि सिग्मा ए, वो होता है एफ वाई अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ आई अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और एग्जाम में इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में जो है पूछा जाता है, किस में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन में जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है वो क्या होता है, वो बताइए। इस तरीके से आप लोगों से जो है पूछा जाता है। तो यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, इधर आ जाइए अब आप। नाउ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज ही तो करना है, कॉमा, नाउ फ्रॉम हेयर द एफओएस विल बी क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन में जो मेरे पास में सिग्मा ए है वो आ जाएगा यहां। तो लो ये मेरे पास में क्या आ चुका है, सिग्मा ए नीचे आ चुका है। सिग्मा ए का वैल्यू हमने यहां पे पीछे ही लिख लिया था 0.6 एफ आई, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। तो ये मेरे पास में क्या है 0.6 एफ वाई यहां पे आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो। नाउ क्या होगा मेरे पास में, एफ वाई अपॉन में 0.6 एफ वाई, तो ये आ जाता है 1.67। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1.666 ऐसे करके चलता रहेगा, तो ये 1.67 जो है ये आ चुका है, और ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आ चुका है मेरे पास में एक वैल्यू, ये किसके लिए है,
ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 किसके लिए? एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन के लिए। ये वैल्यूज आप याद जो है रखेंगे। तो यहां से मैंने एक चीज निकाल ली, ये किसके लिए? फॉर एक्सियल टेंशन एंड एक्सियल कंप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। दिस इज फॉर एक्सियल टेंशन एंड एक्सियल कंप्रेशन। फॉर एक्सियल टेंशन एंड एक्सियल कंप्रेशन एंड एक्सियल कंप्रेशन। ये ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे आ जाओ। तो अभी मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखी किसके लिए? एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन वाले केस के लिए देखिए। सबसे पहले केस के लिए मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख ली है। अब नेक्स्ट उसी तरीके से कर लेते हैं किसके लिए? बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेंडिंग कंप्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन। बी है हमारे पास यहां पे। यहां पे नेक्स्ट हमारे पास में क्या? बी, बेंडिंग टेंशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन। एंड बेंडिंग कंप्रेशन। अगर मैं बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन की बात करूं तो सेम उसी तरीके से जैसे यहां पीछे मेरे पास में था सिग्मा एटी सिग्मा एसी मैंने 0.6 एफ आई लिया था, उसी तरीके से बेंडिंग के लिए मैं यहां पे क्या कर लूंगा? 0.66 एफ आई जो है ये वैल्यू मेरे पास में यहां जो है हो जाती है। देखिए अब यहां पे है मेरे पास में सिग्मा बीटी और सिग्मा बी सी इक्वल्स टू 0.66 एफ वाई, ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहां पे आगे मेंशन कर लो वेयर सिग्मा बीटी इक्वल्स टू अलाउेबल बेंडिंग टेंशन। उसी तरीके से मेरे पास में रहेगा सिग्मा बी सी अलाउेबल बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास में वैल्यूज जो हो जाती हैं। अब उसी तरीके से मैं क्या कर लूंगा, जैसे मैंने पीछे निकाली ना, अच्छा 0.66 लिख दिया ना, हाँ लिख दिया 0.66 एफ आई मैंने लिख दिया। अब उसी तरीके से मैं यहां पे आगे अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लूंगा। तो सेम टू सेम यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आता है मेरे पास वो क्या आता है? नाउ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी, तो एफ ओ एस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला रहता है मेरे पास में? एफ वाई अपॉन में यहां आ जाएगा 0.66 एफ वाई, तो जिससे मुझे वैल्यू मिल जाएगा मेरे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कितना? बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन में रहेगा एंड बेंडिंग कंप्रेशन। इसमें क्या रहेगा हमारे पास में? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1.51। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.51 आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1.51, इसको जो है याद कर लेना। बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन में मेरे पास में क्या है? 1.51 वैल्यू है, और पीछे अगर हम देखें तो 1.67 जो है मेरे पास में यहां पे आया हुआ था। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पे 0.6 FY है और यहां पे क्या है मेरे पास में? अलाउेबल 0.66 FY है। यहां पे वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, अलाउड की वैल्यू जो है वो मेरे पास में यहां पे बढ़ चुकी है। अब उसका कारण क्या है ना? उसका मेरे पास में कारण क्या है वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो रीजन क्या होता है। ये आपके पास में क्या है? ये है डायरेक्ट टेंशन, ये है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन है, लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये है बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन। तो इनमें अंतर होता है थोड़ा सा। कैसा अंतर होता है?
कि डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन जो भी होते हैं वो यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस जो है वो देते हैं, है ना, ये होता है यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मैं बेंडिंग वाले की बात करूं तो वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। वो क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास में है। तो यहां पे बेंडिंग वाले केस में क्या होता है? आपके आउटर मोस्ट फाइबर जो भी रहेगा उसमें सबसे ज्यादा होता है और जो आपका इनर वाला फाइबर रहता है उसमें सबसे कम होता है। हम लोग इस बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर मैं बेंडिंग वाले स्ट्रेसेस का डायग्राम बनाऊं तो एक बार देखना, यहां पे मैं बना रहा हूं क्या? बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है? अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम में आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो स्ट्रेस आउटर मोस्ट फाइबर पे वो मैक्सिमम है और जो आपके अंदर वाले फाइबर है वहां पे क्या मिनिमम है। बेंडिंग स्ट्रेस में ये हो रहा है। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, डायरेक्ट की बात करूं, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम में आप समझ रहे हो ना, ये दोनों आएंगे, टेंशन भी और कंप्रेशन भी। बेंडिंग वाले में दोनों आएंगे, बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन। मैंने अभी बेंडिंग स्ट्रेस का बनाया, तो उसी तरीके से डायरेक्ट वाले में देख लो आप, डायरेक्ट में भी दोनों आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट टेंशन डायरेक्ट कंप्रेशन। यहां पे देखो नेक्स्ट डायरेक्ट स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस डायग्राम है हमारे पास में वो कुछ इस तरीके से होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखना ये हमारा यूनिफॉर्म है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे एक हमारे पास में और एक हमारे पास में यहां है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहां है नॉन यूनिफॉर्म, और अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे क्या नॉन यूनिफॉर्म और उधर हमारे पास में क्या है? यूनिफॉर्म है। इसी रीजन से हमने जो भी हमारा परमिसिबल था ना वो यहां पे बढ़ा दिया था। ये देख सकते हो आप, बेंडिंग वाले केस में परमिसिबल जो भी है हमारे पास में वो हमने यहां पे बढ़ा दिया था। ठीक है, अब और थोड़ा सा समझ लो। अब चूंकि यहां पे यूनिफॉर्म है, किसमें? वहां। तो उस वाले में हमारा, यानी कि इस वाले केस में हमारा जो भी मेंबर होता है वो पूरी तरीके से फेल होता है। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम है, तो फिर हमारा यहां पे पार्शियली फेलियर होता है। तो ये हमारे रीजन है कि हमने अपने वैल्यू जो भी अलाउड की है वो बढ़ा दी है। इसमें तो मेंशन कर लो, हेयर वी हैव सीन दैट। तो पहला हम यहां पे अपना पॉइंट करेंगे कवर। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे अपना कवर करेंगे, इसके लिए लिखिए अब, हेयर वी हैव सीन दैट। क्या देखा हमने? हमने देखा कि हमारी अलाउड स्ट्रेस, जो भी अलाउेबल स्ट्रेसेस हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया बेंडिंग में। दैट द अलाउेबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हैज बीन इंक्रीज्ड, हैज बीन इंक्रीज्ड। वो क्या कर दी गई? वो इंक्रीज कर दी गई, हैज बीन इंक्रीज्ड।
किसके लिए इंक्रीज कर दी गई? इन बेंडिंग, कंप्रेशन एंड टेंशन as compared to axial tension and compression. Axial tension and compression, इनके कंपैरिजन में ये कंप्रेशन है यहां पे, ठीक है। अच्छा, आगे देखो रीजन क्या है वो मेंशन करते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं अब। सेकंड पॉइंट हमारे पास में रहेगा बिकॉज द स्ट्रेसेस इन बेंडिंग में जो भी स्ट्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। इन बेंडिंग आर नॉन यूनिफॉर्म और उसके अलावा एंड द स्ट्रेसेस, और जो हमारे स्ट्रेसेस हैं किसमें? बेंडिंग के बाद, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। एंड द स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट, कंप्रेशन एंड टेंशन आर यूनिफॉर्म। ठीक, एक ये हो गया। मतलब क्या होता है इसको आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास में ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे नेक्स्ट देखो, सिंस द स्ट्रेस एट outermost fiber in case of bending is maximum, क्योंकि बाहर वाला जो हमारा फाइबर होता है आउटर मोस्ट फाइबर, वहां पे हमारा स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम है बेंडिंग में। तो अंदर वाले में अगर हम आए तो हमारे पास में से हम धीरे धीरे आते हैं वो कम होता चला जाता है। तो सिंस द स्ट्रेस एट आउटर मोस्ट फाइबर इन केस ऑफ बेंडिंग इज मैक्सिमम, तो यहां पे हम ये चीज देख सकते हैं कि हमारा जो भी फेलियर हो रहा है वो पार्शियल फेलियर हो रहा है। देन ड्यू टू दिस the failure is partial failure and the failure in या फिर failure due to direct stress due to direct stress is complete failure। वहां पे क्या होता है? कंप्लीट फेलियर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रीजन है। तो सिंस द स्ट्रेसेस एट आउटरमोस्ट फाइबर इन केस ऑफ बेंडिंग इज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होता है। तो हमारा यहाँ पे जो फेलियर है इसी वजह से पार्शियल फेलियर हो रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ जैसे हम जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो भी है वो उसका वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। तो पार्शियल फेलियर हो रहा है, बाहर फेल हो रहा है, अंदर से फेल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारा एक साथ फेल होता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो भी अलाउड का वैल्यू था वो हमने क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था बेंडिंग में। तो यही हमारे पास में रीजन है। यहां पे नेक्स्ट लिखो, एंड ड्यू टू दिस रीजन
दिस रीजन द वैल्यू, या फिर कह सकते हैं द अलाउड स्ट्रेस is increased to 0.66 FY for bending। तो बेंडिंग के लिए इसी कारण से हमने क्या किया है, अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया है। बात समझ रही है? इसी रीजन से जो हमने यहां पे डिस्कस किया ना, ये सेकंड वाला, तो इसी रीजन से मैंने यहां पे अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया है, 0.66 जो है यहां पे मैंने कर दिया है। तो मैंने भी किस किस को देख लिया है, ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। एक्सियल टेंशन, एक्सियल कंप्रेशन में मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 आया था। अब बेंडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन में मेरे पास में कितना है, 1.51 है। अब शेयर में आ जाओ। अब देखते हैं अपना यहां पे थर्ड केस, शेयर स्ट्रेसेस के लिए देख लेते हैं। हम देखते हैं अपना थर्ड शेयर स्ट्रेसेस के लिए, हम यहां पे नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी याद रखना, अलाउड जो भी हमारी अलाउड वैल्यू है वो कितनी है, यहां पे 0.66 FI है, यहां पे हमारे पास में 0.6 FI है। अभी हम शेयर में देखेंगे तो वहां पे 0.4 होता है। सी देखिए, अब सी है हमारे पास यहां पे शेयर स्ट्रेसेस। सी हमारे पास क्या है, शेयर स्ट्रेसेस है, ठीक है ना। सी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में शेयर स्ट्रेसेस अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे अलाउड देखो क्या होगा, इन शेयर इक्वल्स टू 0.4 FY हो जाता है। तो उसी तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पे निकाल सकते हैं। Here the factor of safety will be, यहां पे आता है 2.22। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पे हमारे पास में क्या रहता है, 2 से ज्यादा रहता है। कितना रहता है, 2.22 जो है रहता है। अच्छा, अब यहां पे भी क्या है ना, देखो दो तरीके से हमारी वैल्यू आती है शेयर स्ट्रेसेस की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की दो तरीके से वैल्यू आती है। अगर मैं एवरेज लूंगा तो अलग आएगी और मैक्सिमम आएगा तो अलग आएगी। देखो शेयर में बात करें ना, एवरेज के लिए अलग है और मैक्सिमम के लिए अलग है। तो ये जो मैं 0.4 FY ले रहा हूं ना, ये ले रहा हूं किसके लिए, एवरेज के लिए ले रहा हूं। अगर मेरे पास में एवरेज शेयर स्ट्रेस है तो मेरे पास में अलाउड वैल्यू जो होगी वो 0.4 FY जो है यहां पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर मैं यहां पे मैक्सिमम ले लूंगा तो मैक्सिमम के लिए मेरी क्या हो जाएगी, फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देख लो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखिए, और ये अलाउड स्ट्रेसेस इन शेयर, इसकी यहां पे कंडीशन है व्हेन एवरेज शेयर स्ट्रेस इज टेकन। स्ट्रेस इज टेकन, तो जब मैं यहां पे अपना एवरेज शेयर स्ट्रेस कंसीडर करूंगा तब उस वक्त मेरा फैक्टर सेफ्टी, सॉरी अलाउड स्ट्रेस कितना होगा, 0.4 FY जो है होगा। उस केस में फिर मेरा फैक्टर सेफ्टी आप लोग जानते हो कितना हो जाएगा, फैक्टर सेफ्टी फिर मेरे पास में यहां जो है वो हो जाता है 0.4 FY, सॉरी अलाउड स्ट्रेस जो है वो हो जाता है 0.4 FI। और इस तरीके से फैक्टर सेफ्टी यहां पर निकाल पाऊंगा मैं। देखिए FI अपॉन में 0.4 FI, यानी कि फैक्टर सेफ्टी मेरे पास में आ चुका है कितना, 2.5। फैक्टर सेफ्टी फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 2.5 जो है वो आ जाएगा मेरे पास, मेंशन कर लो। यहां पे है फैक्टर सेफ्टी इक्वल्स टू 2.5, ये किसके लिए है, फॉर एवरेज शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस के लिए मेरे पास फैक्टर सेफ्टी कितना हुआ, यहां ये आप लोगों के सामने है। चलिए, उसी तरह अगर मैं अपना नेक्स्ट केस देखूं, ये मेरे पास में इसमें पहला केस बन गया है एवरेज शेयर स्ट्रेस के लिए। दूसरा केस देख लेता हूं जब मैं अपना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंसीडर कर रहा हूं। दूसरा केस है यहां पे व्हेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज कंसीडर्ड।
व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज कंसिडर्ड, यानी कि जब मैं अपना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कंसिडर करूंगा उस सिचुएशन में फिर मेरा जो अलाउड स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.45 FY। तो यहां पे देखिए अलाउड शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू 0.45 FY। तो इस तरीके से जो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है फिर वो यहां पे क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2.22। तो हेयर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 2.22। हम लोग जानते हैं निकालना कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके यहां पे निकाल लिया है। यहाँ पे आया 2.5, यहाँ पे आया मेरे पास में 2.22। ये मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो चुका है। दोनों केसेस हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बियरिंग स्ट्रेसेस। जैसे हमने शियर स्ट्रेसेस देखा उसी तरीके से नेक्स्ट देख लो बियरिंग स्ट्रेसेस के लिए। बियरिंग स्ट्रेसेस ये हमारे पास में डी, ये मेरे पास में डी जिसको मैं कह रहा हूं बियरिंग स्ट्रेसेस। अब बियरिंग स्ट्रेसेस की एक बार आप वैल्यू देख लो, क्या वैल्यू रहेगी मेरे पास यहां पे बियरिंग स्ट्रेसेस की। बियरिंग स्ट्रेस मेरे पास में है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे यहां पे फिर से उसी तरीके से निकालना है, लेकिन मैं अगर अलाउेबल की बात करूंगा तो यहां पे हम लेते हैं 0.7 FY। अगर मैं अलाउेबल स्ट्रेस की बात करूंगा बियरिंग स्ट्रेस में तो मेरे पास में वो होता है 0.7 FY। तो देख लीजिए अलाउड स्ट्रेस इन बियरिंग इक्वल्स टू 0.75 FY। ये होता है 0.75 FY। तो उसी तरीके से मैं अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहां पे डिटरमाइन कर सकता हूं और वो आ जाता है 1.33। ये चीज जो है मेरे पास में आ जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे लिखो नाउ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी, क्या होगा यहां पे FY अपॉन में 0.7 FY हम जो है ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.33। क्या आ जाएगी यहां पे वैल्यू, ये आ जाएगी 1.33। ये मेरे पास वैल्यू जो है वो हो जाएगी। फैक्टर सेफ्टी यहां पे हमारे पास में कितना है 1.33। और ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर सेफ्टी कितना आ गया हमारे पास यहां पे 1.33 जो है फैक्टर सेफ्टी हमारा आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम और कुछ चीजें कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो, अब ये नोट करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि हमारा क्या होता है, कोई फैक्टर ऐसा आ गया, किस तरह का फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा फैक्टर आ गया जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है विंड होता है, अर्थक्वेक होता है, इस तरह कुछ हमारे पास फैक्टर्स जो है वो होते हैं, ये तो आपने सुन ही रखा है। तो अगर विंड और अर्थक्वेक की मैं यहां पे जो है बात कर रहा हूं, अगर हाँ, तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, विंड और अर्थक्वेक की, उसी तरीके से कोई और फैक्टर भी तो हो सकता है, विंड और अर्थक्वेक के अलावा कोई और फैक्टर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई दूसरा तरह का फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम दीज विंड एंड अर्थक्वेक। तो फिर उस केस में हमारे जो भी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, कौन से परमिसिबल स्ट्रेसेस, जैसे ये 0.75 FY है, तो अगर मेरा कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, वहां पे एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और वो फैक्टर अर्थक्वेक और विंड के अलावा कोई और दूसरी चीज है, तो हमारे जो भी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं उसको हम 25% बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, 25% बढ़ा देते हैं। और अगर वहीं उसी तरीके से मेरा एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो विंड हो जाए और अर्थक्वेक हो जाए, अभी तक मैंने विंड और अर्थक्वेक को कंसीडर नहीं किया था लेकिन इस बार कर रहा हूं, तो अगर मेरा एक्सटर्नल फैक्टर विंड और अर्थक्वेक हो जाएगा तो इस बार मैं 33% जो है अपनी परमिसिबल स्ट्रेसेस को बढ़ा दूंगा। तो हम यहां पे इस तरीके से अपनी वैल्यूज को एनहांस करते हैं अपने इन फैक्टर्स के हिसाब से। तो फॉर सेकेंडरी इफेक्ट्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक, these permissible stresses can be increased up to 25%। तो पहला मेरे पास में क्या,
इसमें लिखो, यहां पे मेरे पास में क्या पहला पॉइंट, फोर फैक्टर्स other than the wind and earthquake, other than the wind and earthquake, the value of permissible stresses, या फिर कह सकते हैं the permissible stresses are increased up to 25%। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास में। उसी तरीके से मेरे पास में सेकंड पॉइंट हो जाएगा, अगर मैं विंड और अर्थक्वेक को कंसिडर करूंगा, अभी तो मैंने विंड और अर्थक्वेक को कंसिडर नहीं किया, अगर मैं विंड और अर्थक्वेक की वजह से देखूंगा तो देख लीजिए फिर, ये मेरे पास में सेकंड नोट है, फोर फैक्टर्स like wind and earthquake, the permissible stresses are increased by 33%। तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, 33% जो हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, किस तरह के फैक्टर्स के लिए, अगर मेरा विंड और अर्थक्वेक यहां पे होगा तो 33% हम इनको बढ़ा देंगे, ये चीज हमारी हो जाती है इतनी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहां पे हमने जैसे कि टेंशन में पढ़ा, टेंशन में हमने क्या पढ़ा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, हमारे परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में हमने पढ़ा। तो जितने भी हमने चीजें पढ़ी है ना, वो सब आप याद रख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी खास करके पूछता है, और आपके अलाउड स्ट्रेसेस जो भी होते हैं वो हमसे पूछता है, बहुत जो है हमारा एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा, टेंशन में अब मैं एक चीज को बता देता हूं, टेंशन में यहां पर हमारे पास में क्या होता है, हमारी एक वैल्यू है किस चीज की, एफ वाई की, हम यहां पे एफ वाई की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, एफ वाई की वैल्यू, जैसे ये एफ वाई की वैल्यू है, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये हम एफ वाई की वैल्यू को जो है कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एफ वाई हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी प्लेट की जो भी थिकनेस होती है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो एफ वाई जो भी होता है ये डिपेंड करता है किस पर, प्लेट की थिकनेस पर। तो यहां पे मेंशन कर लेना एक चीज कि एफ वाई डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ प्लेट। तो यहां पे है एफ वाई डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ प्लेट। तो जो भी हमारे यहां पे थिकनेस होती है प्लेट की, उस पर हमारा एफ वाई जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हम अपना शुरू करते हैं डिजाइनिंग। विजिबल नहीं है ऊपर वाला, ये विजिबल नहीं हो रहा, अभी विजिबल होगा, अभी थोड़ा विजिबल है। ठीक है, तो अब हम यहां पे अपना डिजाइनिंग जो है वो शुरू कर लेते हैं। डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले अपना लेते हैं टेंशन मेंबर। तो मैं यहां पे टेंशन मेंबर में क्या निकाल रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं। कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, प्लेट की, चैनल की, एंगल की, ये सब की मैं यहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो निकाल लेता हूं। तो यहां पे है टेंसाइल स्ट्रेंथ, समझते हैं, ऑफ मेंबर प्लेट ऑफ मेंबर प्लेट कॉमा चैनल कॉमा एंगल सेक्शन। तो इनके लिए हम यहां पे जो है देख रहे हैं।
तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में निकालूंगा किस किस के लिए, मेंबर प्लेट, चैनल, एंगल सेक्शन, किसी के लिए भी निकाल लो, सभी के लिए तरीका जो है वो सेम है, क्योंकि आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हर बार नेट एरिया जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। हर बार क्या करोगे, नेट एरिया आप निकाल लोगे। नेट एरिया मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं कि नेट एरिया किस तरह से निकाला जाता है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, वही नेट एरिया का इस्तेमाल यहां पे होगा, एंड देन मैं अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल पाऊंगा, चाहे वो मेंबर प्लेट हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो एंगल सेक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप यहां पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरे पास में फिर क्या रहेगा, फॉर्मूला देख लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि पीटी इक्वल्स टू सिग्मा एटी ले रहा हूं मैं। क्यों ले रहा हूं सिग्मा एटी, बिकॉज ये अलाउड टेंसाइल मेरा जो है स्ट्रेस है, और मैं यहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, तो मैं अलाउड टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ले रहा हूं। इनटू हो जाएगा यहां पे नेट एरिया जो भी मेरा रहेगा, तो उससे मुझे मेरी यहां पे जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मिल जाएगी। जो भी मेरी यहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मुझे यहां मिल जाएगी। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहां पे नेट एरिया कैसे निकाला जाए, जानते हो आप लोग नेट एरिया किस तरह निकाला जाना है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वो समझाया भी था। यहां से इस तरह से पास हो रहा है, मतलब ये यहां पे सपोज करो कि मेरे दो मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, दो मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग थे, और मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड दे दीजिए। चलो यहां पे लगी हुई मेरी रिविट्स, जैसे भी आपको सही लगे, रिविट्स या फिर बोल्ट्स, मतलब ये होल है एक्चुअली में यहां पे। तो ये क्या होगा ना, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। कैसे दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, यहां ध्यान दो। अब ये ब्रेक हो जाएंगे इस तरीके से दो पार्ट्स में। मैं यहां से हटा देता हूं। अब यहां देखो, जहां जहां पे आपकी रिविट थी ना, या फिर आपका बोल्ट के लिए जो भी स्पेसिंग था, वहां से ही इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा पार्ट आपका यहां पे होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं ना मैं, टेंसाइल में तो यही होगा, टेंसाइल में बिकॉज वो खींचा जाएगा, यानी कि उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा, तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगी, है ना। इस तरीके से मेरी ये क्या हो जाएंगी, ब्रेक जो है यहां पे हो जाएंगी। तो ये यहां से ब्रेक होंगे, आप देख सकते हो इस जगह से ब्रेक होंगी, तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, यहां से ब्रेक होगा ये। तो जब यहां से ब्रेक होगा, हर बार आपको यही निकालना है कि नेट एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। टेंशन मेंबर में बस यही एक चीज है, अगर आपने इसको सही से कर लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो नोट कर लो यहां पे, इन टेंशन मेंबर, इन टेंशन मेंबर द नेट एरिया शुड बी कैलकुलेटेड, द नेट एरिया शुड बी कैलकुलेटेड। तो टेंशन मेंबर में मेरा जो भी नेट एरिया है वो हम यहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अब यहां पे टेंशन मेंबर के लिए मैं और केसेस ले लेता हूं। क्या केसेस होंगे, पहले फ्लैट ले लेता हूं, फ्लैट्स होता है हमारे पास में। फिर मैं अपने जो भी आपके एंगल सेक्शन होंगे उनको भी कंसिडर कर लूंगा। तो सभी को मैं यहां पे एक एक करके देखता चलता हूं। तो पहले मैं यहां पे अपना ले लेता हूं फ्लैट, केस वन लेंगे। फ्लैट के केस में कैसे जो है वो किया जाता है, उसमें भी मैं और आगे फर्दर केसेस लूंगा, लाइक चेन रिविटिंग लूंगा, स्टैगर्ड रिविटिंग, ये सारे केसेस जो है मैं वहां पे कंसिडर करूंगा। देख लो, तो पहला मेरे पास में यहां मेंबर आ जाएगा इसी में फ्लैट। तो यहां पे है मेरे पास में सबसे पहला फ्लैट। कैसे करना है, क्या होता है ये फ्लैट, पहले तो वही समझ लो। फ्लैट बेसिकली क्या है, आपका ना एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, वो आपका फ्लैट होता है, और उसको आप कहीं भी अटैच करते हो। ज्यादातर गसट प्लेट में जो है उसको हम अटैच करते हैं। यहां पे देख लीजिए अब कैसे अटैच करते हैं रेक्टेंगुलर।
ये सपोज आपकी गसेट प्लेट है और यहां इसी गसेट प्लेट में मैंने अपना फ्लैट सेक्शन जो है ये मैं लेके आ गया हूं इधर। लो, ये मेरा यहां पे फ्लैट सेक्शन जो है। ठीक है, और इधर लीजिए, ये गसेट प्लेट, ये आपका फ्लैट फ्लैट है यहां पे। इसको अगर अब मैं साइड से देखूंगा, अभी आप इसको सामने से देख रहे हो, ऐसे साइड से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा आपको? साइड से देखने पे कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। मान लो कि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस जो है हमारे पास में है, होता ना, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हमारे पास में, ये यहां पे थिकनेस होगी। चलो, तो ये हमारे पास में क्या होगी? थिकनेस होगी। अब यहां पे जो मैंने कनेक्शन किया हुआ है तो वो किस तरीके से किया हुआ है, अब जरा उसको समझिए। यहां सपोज करो कि मेरा रिविट जो है हमने वो लगा रखा है, एक रिविट ये रहा, एक रिविट मेरे पास ये रहा यहां पे, और एक रिविट मेरा जो है ये रहा यहां पे, और इनके लिए मेरा एक एक्सिस जो है वो ठीक यहां से पास हो रहा है, एग्जैक्टली इस जगह से। ये लो, ये मेरा एक्सिस जो है यहां से पास हो रहा है, और ये जो आप दो तीन देख रहे हैं ना, ये हमारे क्या रिविट्स हैं। अब यहां देखो, ठीक इस जगह पे ये लीजिए, यहां पे क्या हो रहा है कि ये तो आपने सामने से देखा, और ये साइड से देख रहे हो, थिकनेस ही इसकी है यहां पे, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये आपके वो होल्स हैं जो आपको साइड से दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे अगर यहां नेट एरिया निकालना है तो फिर वो नेट एरिया किस तरीके से निकाला जाएगा? सपोज करो कि इसकी थिकनेस मेरे पास में क्या है, टोटल थिकनेस है टी। मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि मेरी जो यहां पे टोटल थिकनेस है वो है टी। और उसी तरह यहां से भी जो है आ जाएगी। तो ये जो थिकनेस है इसको मैं यहां पे एज्यूम कर ले रहा हूं कि ये टी है, और यहां से यहां तक, लाइक यहां से यहां तक ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारे पास में क्या है, बी है, कैपिटल बी, और डी हमारा क्या है, इनका डायमीटर है, रिविट्स का जो डायमीटर है वो हमारे पास में डी है। तो यहां पे जो नेट एरिया मेरे पास में होगा वो देखो, अब ए नेट इक्वल्स टू बी माइनस के 3D इंटू टी, यही तो होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था। तो आप लोगों से ना ये नेट एरिया जो भी है वो निकालना आना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो बी माइनस 3D, अब ये मेरे पास में क्या हो चुका है, ये बन चुका है यहां पे बी नेट। यही है मेरे पास में नेट विड्थ, यही है मेरे पास में क्या, नेट विड्थ, बिकॉज इसमें से मैंने ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, तो ये मेरे पास में बी नेट जो है वो बन चुका है। तो मैंने क्या किया, बी नेट इंटू टी, ये जो है मैंने कर दिया है। और ये केस किसका है, ये है चेन रिविटिंग का। ये केस किसका है, चेन रिविटिंग का केस है। पहला केस मैंने यहां पे देखा वो है चेन रिविटिंग में, यह है चेन रिविटिंग का केस। ठीक है, तो ये जो केस मैंने देखा है, ये देखा है चेन रिविटिंग का। आगे ये ए नेट जो निकाला, ये आपने चेन रिविटिंग के लिए निकाला। चलो इसको मैं यहीं पे ऊपर ही कर देता हूं, और ट्राई करता हूं कि मैं अपना स्टैगर्ड रिविटिंग जो है वो इधर ही कर लूं, ताकि आप लोगों को दिखाई देता रहे।
ठीक है, ये मैंने पार्टीशन कर दिया। इधर मेरे पास में ये है चेन रिवेटिंग, इधर ले लेते हैं अपना स्टैगर्ड रिवेटिंग। तो इस स्टैगर्ड रिवेटिंग के लिए ये सारा का सारा ही सेम रहेगा मेरे पास में। इतना जो है मैं इसको ले आता हूं। ओके, कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी। ओहो, इस वाले को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं मैं, बिकॉज इसको हमने जो है पढ़ लिया है। ओहो, रुक जाओ। इसको इधर ले आते हैं फिर। ये यहां आ गया, ठीक है। हमें अब जो है स्पेस मिल जाएगा। हमें थोड़ा उधर जो है स्पेस चाहिए, थोड़ा और स्पेस चाहिए होगा। इसको कर देते हैं और नीचे इधर। नए डायग्राम बहुत टाइम ले लेगा बनाने में। ओके, चलिए अब यहां देखो, मैं अब बना रहा हूं कौन सा केस। मैं यहां पे अपना नेक्स्ट केस ले रहा हूं जिसमें मैं स्टैगर्ड रिवेटिंग जो है वो देखूंगा। स्टैगर्ड रिवेटिंग में मेरे पास में क्या होता है, एक रिवेट कहीं यहां आएगा, एक रिवेट जो है कहीं आएगा। इस तरीके से रिवेट जो है मेरे आते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग में। अभी इनको हटाना पड़ेगा, ये सब चीज डिलीट करते जाओ। ठीक है, मान लो कि एक रिवेट मेरा यहां आ रहा है, दूसरा रिवेट मेरे पास में यहां आ रहा है, देन एक रिवेट मेरा जो है वो यहां आ रहा है, एक रिवेट मेरा यहां आ रहा है, एक रिवेट मेरा जो है वो यहां आ रहा है। ये मेरी स्टैगर्ड रिवेटिंग हो गई है अब। ठीक है, जो रिवेटिंग हो गई ये कौन सी है, स्टैगर्ड रिवेटिंग है। थोड़ा इनके एक्सेस मुझे देखने पड़ेंगे, एग्जैक्टली सेंटर पर रहना चाहिए। ओके, ये वाला थोड़ा सा लेफ्ट। चलो, तो ये मेरे पास में क्या हो रहा है, स्टैगर्ड रिवेटिंग है। अब देखो, स्टैगर्ड रिवेटिंग में पहले हमें समझना है कि फेलियर किस तरीके से होता है, किस डायरेक्शन में फेलियर होगा। एक बात ये समझो, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगेगा अभी भी। स्टैगर्ड रिवेटिंग में मेरे पास में होगा क्या कि ये फेल होगा यहां से, पहले यहां से। इसका कलर जो है मैं ले लेता हूं ग्रीन, हाँ विजिबल है सभी को, या फिर ब्लू। यहां से फेल होगा, वो फेलियर येलो देखो, यहां से फेल होगा इस तरीके से यहां तक, देन वो फेलियर यहां से होगा। ठीक है, ये जो आप शेप देख रहे हो इधर आएगा, यहां से फेल होगा यहां से, फिर वो आएगा यहां, देन वो आएगा यहां पे, एंड देन वो आएगा ऐसे नीचे। तो यहां जो हमारा फेलियर हुआ है, देख रहे हो आपको एक लाइन जो है वो दिख रही होगी। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, यहां आएगा, फिर इस जगह पे, देन यहां आएगा, देन यहां आएगा, और फिर आएगा नीचे, है ना। तो इस तरीके से जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये अलग अलग हो जाएंगे, है ना। हर एक रिविट जो है फेल होती है वहां पे, हर एक फेल होती है, हर एक रिविट जो है वो फेल होती है स्टैगर्ड रिविटिंग में। तो हमारा अब अगर मैं बाकी की बात करूं, इसकी शेप अब किस तरह की होगी, तो शेप जो है मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। अब देखो, इस वाले सेक्शन को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो सेक्शन है ये है मेरे पास में 1 1, ये है मेरे पास में 2, ये है मेरे पास में 2। ये जो सेक्शन है मेरे पास में 1 1 2 2 बन रहा है। अब देखो फेल होने वाली शेप कैसी बनेगी इसकी। ठीक है,
और ये हुआ यहां पे। तो जब ये फेल होगा, मैंने क्या बताया, यहां से ऐसे, देन यहां से ऐसे, देन यहां से ऐसे, देन यहां से ऐसे, देन यहां से, एंड देन ऐसे। तो जो आप ये राइट वाला पार्ट देख रहे हो ना, अब आपके रिविट्स जो है वो कहां पे हैं? आपका एक रिविट यहां है, ये रहा, ठीक है। एक रिविट आपका जो है वो यहां है, ये रहा। एक रिविट जो है वो आपका एक यहां है, ये रहा। अब ये वाला पार्ट अलग हो चुका है, जिसके साथ में क्या जा चुका है, आपका मेंबर जा चुका है। लो, यहां से ये जो है अलग अलग हो गए, ठीक है। यहां से ये ऐसे जो है अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो गया है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये अलग निकल जाएगा। तो यहां पे फेलियर कुछ इस तरीके से होता है। तो अब एक चीज देखो, यहां पे हमारे जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, 1 1 और 2 2, इनके बीच में मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, और ये डिस्टेंस मेरे पास में क्या होगा, ये होगा पिच। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास में पी क्या है, पिच है। वेयर पी इज द पिच, वेयर पी इक्वल्स टू पिच। तो अगर मुझे नेट एरिया निकालना है अलोंग द सेक्शन 1 1, क्या निकलेगा? अगर मुझे नेट एरिया निकालना है अलोंग द सेक्शन 1 1, और फिर मुझे निकालना है नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 2 2, तो यहां पे क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे वाला जो है वो आगे कंसीडर किया जाता है। देखो स्टैगर्ड रिविटिंग में हमारे पास में क्या है, हम यहां पे कंसीडर करेंगे सारे के सारे। देखिए अब अगर मुझे निकालना है ए नेट 1, यानी कि एरिया अलोंग द सेक्शन 1 1, ये है मेरे पास में क्या, एरिया अलोंग द सेक्शन 1 1, क्या निकलेगा यहां पे, हाँ, तो एरिया अलोंग द सेक्शन 1 1 देखिए अब, बी माइनस के 3D इंटू टी, ये मेरे पास में है ए नेट 1, बी माइनस के 3D इंटू टी, ये है मेरे पास में मेरा ए नेट 1। देखो चूंकि यहां पे पहले वाले सेक्शन पे 3 है ना, तो इसीलिए उन तीनों को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया है आराम से। ये चीज यहां पे जो है हो जाती है। अब अगर उसी तरीके से मैं नेक्स्ट की बात कर लूं, यानी कि 2 2 की बात कर लूं, तो 2 2 पे मेरे पास में क्या होगा, 2 2 पे देखिए ए नेट 2, यहां पे मैं ले रहा हूं ए नेट 2, ये है मेरे पास में एरिया अलोंग द सेक्शन। एक्चुअली अलोंग द सेक्शन नहीं रहेगा, यहां पे क्या है, 2 2 के लिए मैं ये सारा कुछ कंसिडर करने वाला हूं, सारा ही। तो यहां पे एरिया फॉर द सेक्शन करो आप, फॉर द सेक्शन 2 2, फॉर द सेक्शन 2 2, इसमें क्या रहेगा, अब देखो यहां पे है ए नेट 2 इक्वल्स टू बी माइनस, क्या सबट्रैक्ट करूंगा, यहां पे देखो आपके पास में रिविट्स कितने हैं, आपके पास में इन टोटल रिविट्स है 5, तो ये हो जाएगा यहां पे 5D। जैसे मैंने यहां पे क्या है ना 3D किया है, तो यहां पे 1 2 3 4 5, इनको मैं एक साथ में कंसीडर करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास में क्या 5D। आगे देखो प्लस यहां पे रहेगा 4p² अपॉन में 4G इंटू टी। अब ये कौन सी चीज क्या है, ये वाला टी, ये वाला टी तो सेम है, लेकिन ये जो 4p² अपॉन में 4G आपने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है वो देख लो। ये G जो है ये आपके पास में गेज लेंथ है, वेयर G इज द गेज लेंथ एंड P इज द पिच। तो P हमारे पास में क्या पिच है, कौन सा वाला पिच, यहां देखो ये जो पिच देख रहे हो ना आप ये, और G जो है ये हमारा क्या है, गेज लेंथ है। G हमारा क्या है यहां पे, गेज लेंथ है, ठीक है। अब देख लो वेयर P इक्वल्स टू पिच और G इक्वल्स टू गेज लेंथ। अब आपको ना एक बात पे खास ध्यान रखना है, वो बताता हूं यहां पे, वरना गलती कर दोगे। फिलहाल मैंने 4 लिख दिया ऊपर, उसको रटना मत बिल्कुल भी। वहां पे हमारी क्या ना कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो देखो। अब यहां देखो ध्यान से, तो यहां पे हमारे पास में क्या है ना कि जो 4 आप देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच, यानी कि पिच तो है लेकिन कितनी पिच है
और वो भी स्टैगर्ड पिच। तो कितनी स्टैगर्ड पिच है आपके पास में, वो यहां पे जो है काउंट हमें करना है। ये हमारे पास में नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच, ये याद रखना। तो इसकी जगह पे 4 की जगह पे मैं चाहे तो अभी फिलहाल n लिख सकता हूं, तो आप यहां पे n कर लेना, या आप क्या कर लेना n, मैंने तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी है, 4 है वो मेरे पास में। n अब मेरे पास में क्या है, काउंट करो, ये देखो स्टैगर्ड पिच। पिच क्या होती है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बीच का डिस्टेंस। तो पिच यही तो है। अब यहां पे 1 2 3 4 कितनी पिच हुई, 4 पिच हुई। तो ये हमने यहां पे काउंट किया है, ये हमारे पास में क्या, नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच, ये कितनी हो गई, यहां पे 4 हो गई है। ठीक है ना, इनकी बात जो है की जा रही है। अच्छा, अब इस वाले केस में अगर मैं ए नेट निकाल रहा हूं तो फिर वो क्या लेंगे, वो लेंगे मिनिमम। किसका मिनिमम, ए नेट 1 का और ए नेट 2 का मिनिमम जो है यहां पे लिया जाएगा। तो यहां पे देखो, नाउ the net area will be क्या रहेगा मेरे पास में यहां पे नेट एरिया, मिनिमम ऑफ यहां पे है ए नेट 1 ए नेट 2, ये हम लेंगे मिनिमम। ठीक है, ये हम यहां पे मिनिमम जो है वो चूज करते हैं। चलिए, यहां पे ए नेट हमने समझ लिया। अब मैं ना यहां पे चाहे तो जनरल केस भी ले सकता हूं। एक मैं अपना क्या ले सकता हूं, जनरल केस ले सकता हूं। जनरल केस का मतलब कि मेरा क्या हो जाता है, यहां पे देखना, ये तो मैंने आपको बताया ना कि यहां पे कितने रिविट्स वगैरह थे। मान लो आपको रिविट से डिफाइंड ना हो, ऐसा हो सकता है ना, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, मैं तो 5 लिए हैं, हो सकता है एग्जाम में 6 आ जाए। तब आप क्या करोगे वो सुन लो, तब आप यहां पे 5 की जगह पे 6 कर दोगे और यहां पे 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 5, बिकॉज तब उस केस में हमारे पास में नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच क्या हो जाएंगे, लगभग मैं मान सकता हूं कि 5 जो है हमारे हो जाएंगे। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला जो है वो बना लेता हूं। नाउ द जनरल फॉर्मूला विल बी, नाउ द जनरल फॉर्मूला फॉर नेट एरिया, क्या ले लेते हैं यहां पे हम, नेट एरिया के लिए जनरल फॉर्मूला, ए नेट, यहां पे मैं 2 कर दे रहा हूं। क्यों कर दे रहा हूं 2, सुन लो जरा, बिकॉज ए नेट 1 में तो आप आराम से कर दोगे ना, जितने भी रिबिट्स होंगे आप माइनस कर देना। ए नेट 2 देख लो कैसे निकालना है, इक्वल्स टू बी माइनस के एन डी, एक चीज हो गई, प्लस यहां क्या करूंगा मैं, यहां पे करूंगा एन डैश पी स्क्वायर अपॉन में 4g इंटू टी, ये चीज हो जाएगी। तो यहां पे मेंशन करो वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिविट्स। तो n मेरे पास में क्या है, नंबर ऑफ रिविट्स है। उसी तरीके से नंबर ऑफ बोल्ट्स भी हो सकते हैं। देखो रिविट्स और बोल्ट सेम चीज, सेम चीज से मेरा मतलब है यहां पे जो भी कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, बिकॉज वहां पे स्टैगर्ड पैटर्न होता है ना, देखने को तो मिलता है, हमें बोल्ट्स में सेम पैटर्न देखने को मिलता है, चेन पैटर्न जो है वो देखने को मिल सकता है। तो पैटर्न्स के हिसाब से मैं जो है आप लोगों को कह रहा हूं कि यहां पे ये बोल्ट्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। अब ऐसे ही एन डैश देख लो, यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ क्या, स्टैगर्ड पिच, नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच, ये जो हमें यहां पे देखने को मिलेगा। 4g ये तो एज इट इज रहेगा, 4g एज इट इज रहेगा। g आप लोग जानते हो क्या है, हमारे पास में गेज लेंथ है, और t हमारी क्या है पे थिकनेस है। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास में नेट एरिया के लिए ये जो है यहां पे हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसी में चलो एक केस और देख लेता हूं, एक केस और आपको बता देता हूं, ताकि हमारा जो भी डाउट वगैरह है ना वो कुछ बचे ही ना। एक केस और कंसिडर करो, मान लो कि ये मेरा जो है मेंबर है, थोड़ा मैंने इसको पीछे तक लिया, ये मेरा मेंबर है यहां पे ना। ठीक है, इस मेंबर में सपोज करो कि हमारे जो रिविट्स हैं वो यहां पे हैं,
कुछ इस तरीके से। ओहो, तो एक रिविट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहां आ रही है, एक रिविट चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो यहां आ रही है, और एक रिविट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो यहां आ रही है। देखना, इस बार मैंने पैटर्न क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया ना। इस बार मैंने क्या कर दिया, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो जब मेरा पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उस केस में मेरा फेलियर अब कैसे होगा, है ना। उस केस में मेरा जो फेलियर है वो कैसे होगा, तो फेलियर के लिए देखो, एक लाइन ये रही, ग्रीन तो विजिबल होगा सभी को। नेक्स्ट यहां से हो जाएगा, एक मेरा फेलियर के लिए यहां रहेगा, एक मेरा जो है वो यहां से यहां जो है रहेगा। लो, तो इस तरीके से ये फेल होगा। टेंशन में मतलब है ये इसको ऐसे जो है पुल किया जा रहा है, तो फेलियर कैसे होगा, यहां से अलग अलग हो जाएगा। अब यहां पे पिच और गेज लेंथ जो है वो देख लो, ये की जा रहा, ठीक है, एक यहां रहेगा एंड एक जो है यहां रहेगा। जरूरी नहीं है कि गेज लेंथ भी सेम हो सकता है गेज लेंथ भी डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट हो। अब पिच के लिए देख लो, तो इस जगह से एक मेरे पास में ये रहा, इसको मैं ले लेता हूं अपने पर्पल कलर में, चलो इसमें ले लेते हैं। उसी तरह फिर एक हो जाएगा यहां पे, ठीक इस जगह, और एक हो जाएगा फिर मेरे पास में यहां पे इस जगह। लो, तो अगर मैं यहां पे गेज लेंथ की बात करूं, अगर मैं यहां पे गेज लेंथ की बात करूं, कितनी गेज लेंथ मेरे पास में है, एक यहां पे बन रही है, उसी तरह एक गेज लेंथ यहां पे मेरी बन रही है। देख सकते हो आप, नीचे वाली गेज लेंथ क्या है, छोटी है, मैंने ये सेम साइज जो है यहां पे लिया लेकिन वो फिट नहीं हुआ, नीचे वाली बड़ी है। तो मैं आपको वही कह रहा था, वो जो है डिफरेंट हो सकती है। उसी तरीके से पिच भी देख लो, यहां पे पिच भी आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो एक आपका हो गया यहां से यहां तक, और एक देखो एक आपका पिच हो गया यहां पे, देखो ये भी जो है डिफरेंट है दूसरे वाली। तो अब यहां क्या होगा, तो मैं पिच का नाम ले लेता हूं, एक मेरे पास में पिच है P1 और एक मेरे पास में यहां पे P2। उसी तरीके से मैं अगर यहां पे बात करता हूं गेज लेंथ की, तो एक मेरे पास में गेज लेंथ है यहां पे G1 और एक गेज लेंथ है मेरे पास में यहां पे G2। ये मेरे पास में क्या हो गई, गेज लेंथ हो गई है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, ये देखो यहां पे इस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया था, तो मैं क्या कर लूंगा, एनडी तो क्या है, टोटल रिविट्स आने ही आने हैं, तो ये इतना पार्ट सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पार्ट होता है ये पिच और गेज लेंथ के लिए होता है, तो आपकी सेम पिच अगर सभी के लिए, तो आप सभी के लिए सेम कर दोगे, और सेम गेज लेंथ वाला जो है आप यहां पे कर दोगे, ये होता है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर आप यहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओगे, देखो। और जो आप एंड डैश देख रहे हो, जितनों के लिए सेम रहेगा उतनों के लिए आप यहां पे मेंशन करोगे। तो यहां पे देखो, तो ए नेट यहां मेरे पास क्या बन जाता है, तो यहां है ए नेट इक्वल्स टू बी माइनस के एन डी, ये तो नंबर ऑफ रिपीट्स है टोटल, 1 2 3, फिलहाल 3 अब 3 आ जाएंगे, प्लस अब यहां पे देखना, यहां पे क्या है, पिच P1 लिखी है ना, यहां पे देखना, यहां पे है एन डैश पी स्क्वायर अपॉन 4G। तो जितनी पिच के लिए हमारे पास में यहां पे आप क्या है हमारे पास में, एन डैश स्टैगर्ड पिच, तो मेरे पास स्टैगर्ड पिच यहां पे P1 है, एक P1 है, तो वो यहां पे आ जाएगा हमारे पास में, एक ही रहेगा, तो P1 का स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखना यहां पे मेरे पास में कितनी G की वैल्यू आ जाएगी, उसी तरीके से यहां पे मेरे पास में एक हो जाएगा G1, एक मेरे पास में यहां पे क्या हो जाएगा, G1 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो P1 स्क्वायर अपॉन में फिर यहां पे नेक्स्ट क्या होगा, G1 जो है यहां पे होगा। उसी तरह 1 P2 का स्क्वायर अपॉन में 4G2, एक यहां पे जो है मेरे पास में होगा, और इनटू हम क्या कर देंगे, T जो है यहां पे कर देंगे, ठीक है। ये चीज जो है यहां पे मेरी हो जाएगी।
यहां तक आई होप सभी को क्लियर ये रहा होगा कि कैसे मैंने इनको कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, ये चीज यहां पे मेरी जो है वो होती है। अच्छा एक बात और, यहां इस वाले को देखना और इस वाले को देखना। मैंने पिच जरा ध्यान दो, अगर P1 पिच लिया है तो P1 पिच किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में है ना। इनके बीच में जो गेज लेंथ है मेरे पास में G1 प्लस G2 हो जाएगा, तो यहां पे करेक्शन कर लेना। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास में है P2 की बात कर रहा हूं, ये P2 है, इसके और इसके बीच में, तो ये मेरे पास में जो यहां पे गेज लेंथ है वो है G2। ठीक, अब ये सही हो गया है। तो ये तो थोड़ी सी अनसिमेट्रिकली, मान लो कि आपने इसके और यहां पे कोई मेरे पास में होता, उनके बीच में अगर लिया हुआ होता, तो P1 अगर होता मेरा, तो G1 आप डिस्टेंस जो है वो ले सकते थे। ऐसे ही हो सकता है अगले वाले में भी कुछ सिमेट्रिकली चीजें रहती, या तो अनसिमेट्रिकल वाला हो गया। तो नेक्स्ट केस देख लो, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, और जनरली ऐसा ही होता है नीचे वाला जो मैं बना रहा हूं। तो B माइनस एन डी प्लस P1 स्क्वायर अपॉन में 4 G1 प्लस P2 स्क्वायर अपॉन में 4 G2 इंटू टी होता है यहां पे। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे मैंने अभी अपना एक केस देखा। एक केस कौन सा देखा मैंने अभी, फ्लैट्स के लिए देखा है। ये सारा कुछ जो भी मैंने देखा है किसके लिए देखा है, फ्लैट्स के लिए देखा था, है ना। यहां से मैंने फ्लैट्स की शुरुआत करी थी, तो फ्लैट्स के लिए देखा था मैंने। अब फ्लैट्स हमारा यहां पे जो है वो खत्म हो चुका है। अगला जो हम यहां पे चेक करेंगे वो करेंगे एंगल सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें हम एंगल सेक्शन लेंगे। यहां पे मैंने फ्लैट्स जो है वो खत्म कर दिया है। फ्लैट्स में जो जो प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी सब हमने देख ली। केस टू हम लेंगे एंगल सेक्शन का। ठीक है, केस टू हम लेंगे किसका, एंगल सेक्शन का। तो इस वाले सेशन को रखते हैं यहीं तक, यहीं पे करते हैं इसको एंड। आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम एंगल सेक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।